Hello and warm welcome you all. Today is 29th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. First of all, let us discuss some of the ethical terms on the daily basis that we discusses for the GS paper 4. आज हम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो टॉपिक है आपका एटीट्यूड। अब इसको आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी ने लगभग पिछले 10 सालों में 4 से 5 बार एटीट्यूड पर क्वेश्चन पूछा है, एटीट्यूड के डायमेंशंस पर क्वेश्चन पूछा है, एटीट्यूड को सेंटर में रखकर केस स्टडी भी पूछी जाती है। तो दैट्स वाई आपके लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है एंड इसीलिए मैं भी आपको डिटेल से इस टॉपिक पर चर्चा करके बताऊंगा वेरियस एग्जाम्पल्स के साथ। एंड हो सकता है इस टॉपिक पर जो क्लास है वो 2 से 3 दिन भी चले, क्योंकि है ही ये बड़ा टॉपिक, इसके डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा है। सो आपको बस कामनेस रखनी है, शांति से लेक्चर से सुनने हैं और आपको अपने दिमाग में प्रवेश करने देना है और एग्जाम्पल्स आपको खुद डिराइव भी करने हैं अपने वेरियस लाइफ्स में। जो भी इवेंट आप देखते हो उसको ऑब्जर्व करके, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल्स जो आपको मिलेगा ना वो एक प्रकार से फिट बैठ जाएगा आपके दिमाग में, फिर आपको कंसेप्ट समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए एग्जाम्पल्स जब भी ले एथिक्स का तो आप अपने लाइफ स्टाइल से जोड़ कर देखें, क्योंकि यही वो चीज़ें होती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लेकर आएंगी एंड आप आसानी से टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा, आपने भी अप्लाई किया होगा, अरे भाई साहब उसका एटीट्यूड सही नहीं है या फिर उसका एटीट्यूड कितना अच्छा है। तो इस प्रकार के रिस्पॉन्स आपने सुना होगा। तो ये एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज बेसिकली साइकोलॉजिकल टेंडेंसी रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट, कि हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में या तो फेवर करते हैं या फिर डिसफेवर करते हैं, लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, प्रमोट करते हैं या फिर डी प्रमोट करते हैं। तो यही आपका एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड को समझने के लिए आपको ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट है जिस पर हम एटीट्यूड बनाते हैं वो अनलिमिटेड है। वो आपका कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेचर में जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है। क्या हो सकती है ऑब्जेक्ट? हो सकता है सब्जियां जो आप खाते हो सकता है किसी व्यक्ति के प्रति आपका जो रेस्पॉन्स रहता हो सकता है किसी विचारधारा, आइडियोलॉजी, कस्टम्स, ट्रेडिशन के प्रति आपका जो एटीट्यूड रहता है, बिहेवियर रहता है, इमोशंस रहता है, उस सब को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर। दैट्स वाई जो ऑब्जेक्ट है ना वो अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंतर्गत बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। होप यू अंडरस्टूड। अब चलिए इसका हम बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे एक कंपनी है और उस कंपनी का ऑनर मान के चलिए कि आपका ए है। अब ए का एटीट्यूड वोमेन के प्रति सही नहीं है, इन्फीरियर ट्रीट करता है महिलाओं को। अब उसके कंपनी में रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है और 4 पोस्ट के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट को बुलाया है। तो आप हमें बताइए कि जो आपका सीईओ है या ऑनर है प्रायोरिटी किसको देगा? बिल्कुल सही, मेल को प्रायोरिटी देगा, फीमेल को नहीं देगा, क्योंकि फीमेल के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो इन्फीरियर टाइप का है, यानी कि महिलाओं को वो एज इक्वल ट्रीट नहीं करता है टू द मैन वर्क फोर्स। तो हो सकता है जो जॉब महिलाओं को मिले वो लो क्वालिटी का मिले या फिर जॉब मिले ही नहीं उस कंपनी में। दैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कोई व्यक्ति, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है शराब को लेकर। किसी व्यक्ति को लगता होगा कि शराब काफी खतरनाक चीज है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और समाज में ये क्लेश पैदा करती है। किसी के लिए यही चीज सही मालूम पड़ती है कि जो भी दुख दर्द है वो समाप्त हो जाते हैं। हालांकि रियलिटी तो ऐसा है नहीं, बट ऐसा एक
फीलिंग्स बन जाता है, ऐसा एक इमोशंस बन जाता है। वो हो गया आपका दूसरा पर्सपेक्टिव। तीसरा हो सकता है जो मध्यम मार्ग अपनाता है कि भाई साहब समय के अनुसार वो चीजें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, डिपेंड कि हम कितने लिमिट में अपने आप को रखते हैं। तो ये तीसरा पर्सपेक्टिव हो गया। तो एटीट्यूड के डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड, एज वेल एज एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, इम्प्लिसिट एटीट्यूड। और इन सब को हम आने वाले समय में बढ़िया से समझने वाले हैं, एक एक टर्म्स को। तो अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो ये आती कहाँ से, इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है। देखिए, कोई भी बिहेवियर है वो मान के चलिए जो हम बाहर की सोसाइटी से, नेचर से, कस्टम से, ट्रेडिशन से गेन करते हैं, वही हम फिर अपने एक्शंस में लाते हैं। तो इसका मतलब जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ 3 कंपोनेंट्स बेसिकली। पहला आपका कॉग्निशंस हो सकता है, दूसरा आपका इमोशंस हो सकते हैं, तीसरा आपका बिहेवियर हो सकता है। कॉग्निशन मतलब क्या, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपने बचपन से आपके माइंड में आया है, आपने सीखा है समाज से, सोसाइटी से, और उस प्रकार से थॉट प्रोसेस आपका बनता है। उसी प्रकार से आपका अफेक्टिव, अफेक्टिव मतलब इमोशंस, यानी कि योर फीलिंग्स टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है सही फीलिंग हो सकता है गलत फीलिंग हो, दोनों चीजें आ सकती है। तीसरा है आपका बिहेवियरल, बिहेवियरल यानी कि योर टेंडेंसी और प्री डिस्पोजिशन, यानी कि जो आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगे वो आपका बिहेवियरल कहलाता है। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को आप अपने शरीर के अंदर डालते हैं और फिर आपका एटीट्यूड बनता है, और वही एटीट्यूड आपके एक्शंस में नजर आते हैं, और वही एक्शंस आपका जज करता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो होप यू अंडरस्टूड। आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आप और चीजों को गहराई से समझ सके। ठीक है, तो नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन। अगर आपको हमारे इनिशिएटिव्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके आप क्रिएटिविटी एंड एजुकेशनल रिचनेस काफी बढ़ा सकते हैं। तो आपका भी योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन। आज 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल पर हमें चर्चा करना है, दोनों काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। पहला हम देखेंगे कि जो G20 प्लेटफॉर्म है जिसकी प्रेसिडेंसी अभी भारत के पास है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो क्लाइमेट चेंज से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, डीकार्बोनाइजेशन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर नेट जीरो इमिशंस की तरफ हम आने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये एक अहम प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर लीडर्स कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं टू अचीव द एम ऑफ जस्ट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, एंड क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। दूसरा आपका आर्टिकल, इट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड ग्रीस रिलेशन। आपको भी पता है जब ब्रिक्स समिट हुआ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, तो फिर वहां पर प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे, एंड उसके बाद वो फिर ग्रीस विजिट किए। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1983 के बाद से कोई भी प्राइम मिनिस्टर ग्रीस विजिट नहीं किया था। तो अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया, तो एक प्रकार से रिलेशंस को और ज़्यादा बूस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, कॉपरेशन स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कुछ एरियाज ऑफ कॉपरेशन है वो हम देखेंगे, और किन किन फील्ड में हम कॉपरेशन कर सकते हैं, और क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं कि जो आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडिया पर जब आक्रमण करने आया था 326 BC में, तो बैटल हुई थी, तो उस बैटल का क्या नाम है आप बताएं, एंड वो किस रूलर के खिलाफ इंडिया में आकर लड़ाई करने का कोशिश किया था, युद्ध करने का कोशिश किया था। ये 2 क्वेश्चंस आप हमें आंसर्स करें ताकि आपकी जो हिस्ट्री पर पकड़ है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो। और इतना ही नहीं, आप इस
कंटेक्स्ट को डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टॉपिक्स में इंक्लूड करके आप अपने आंसर्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नाउ shifting our focus to our first tutorial that will be covered under GS paper 3 टॉपिक यहाँ पर दी गई है, आप लिंक कर सकते हैं। नाउ जो आपका 18th G20 समिट है काफी हिस्टोरिकल है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि इस बार जो G20 समिट होने वाला है वो इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हो रहा है। एंड आपको ही पता है क्या थीम है G20 का? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदैव कुटुंबकम हमारा कोर फिलोसफी है। ठीक है, और G20 की बात करते हैं तो इसमें जो कंट्रीज है वो कितने हैं? 19 कंट्रीज प्लस वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज योर यूरोपियन यूनियन। तो अब इस कंट्रीज के बारे में समझते हैं। जो ये कंट्रीज है ना, ये टॉप ग्रीन हाउस गैस इमिटर है, यानी कि चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये सब G20 के सदस्य हैं और काफी भारी मात्रा में ये ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं एंड फॉसिल फ्यूल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझने के बाद क्यों ना हम G20 को एक प्रकार से इस एंगल से देखें कि हम जो क्लाइमेटिक एम्बिशंस कर रहे हैं मिटिगेशन करने के पर्पज से या फिर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के पर्पज से, तो G20 का हम इस्तेमाल करके कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंपटीशन के माध्यम से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, G20 मेंबर्स ने इसकी दिशा में कार्य भी किए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायलॉगबाजी चल रही है, कार्य भी किया गया है। जैसे जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन मतलब हम जो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं उसकी जगह पर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़े, वही है आपका क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो आप देख सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो हैं G20 कंट्रीज में 2010 में ये 19% हुआ करती थी, लेकिन बढ़कर 2021 में 29% हो गई। तो ये दिखाता है कि हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ट्रांजिशन में, एनर्जी ट्रांजिशन में। एंड अब यहाँ पर इंडिया का क्या सिनेरियो है? तो इंडिया भी काफ़ी तेज़ी से काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जो पंच अमृत इनिशिएटिव पीएम मोदी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी COP26 में। COP26 बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो ग्लासगो में हुई थी। ग्लासगो कहाँ है ये आप हमें जरूर बताएं। तो इसमें 5 टारगेट भारत के तरफ से रखा गया था कि हम नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट अचीव करेंगे बाय 2030। ये टारगेट आपको याद रखने फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस पर्पज। आप इसको इंटीग्रेट करिए। इवन आपका जो EPFO का एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वाया रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ऑल्सो रिड्यूसिंग 1 बिलियन कार्बन एमिशन बाय 2030 एज वेल एज reduce carbon intensity below 45% by 2030 and net zero by 2070। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं फिर से, नेट जीरो इमिशंस मतलब क्या है? क्या नेट जीरो इमिशंस में इमिशंस होते ही नहीं है, या फिर इमिशंस और उस इमिशंस को कंट्रोल कर लिया जाता है, बैलेंस कर लिया जाता है? क्या मतलब है नेट जीरो इमिशंस का? ठीक है, ये आप जरूर बताएं। तो ये कुछ भारत ने अचीवमेंट्स किए हैं सोलर एनर्जी के फील्ड में, विंड एनर्जी के फील्ड में। तो रिन्यूएबल एनर्जी तो भारत प्रमोट कर ही रहा है एंड दैट्स व्हाई इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का। कैन यू इमेजिन? तो अचीवमेंट्स काफी बढ़ी हैं और हम और भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ स्टेप्स होने चाहिए अगर हमें कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन स्थापित करनी है अमंग द G20 मेंबर्स एंड फिर हम अपने क्लाइमेटिक टारगेट्स एंड जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसकी तरफ आगे बढ़े? तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि आपको 3 एक्शंस पर फोकस करने पड़ेंगे। यू नीड टू फोकस ऑन 3 एक्शंस। पहला है इंश्योरिंग क्लीन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यानी कि जो G20 सदस्य देश है उनके अपने अपने कंट्री हैं, अपने अपने गवर्नमेंट है। तो जब ये कोलैबोरेशन होगा ना, तो जब तक गवर्नेंस में सुधार नहीं होगी,
जब तक गवर्नेंस खुद आगे नहीं आएगा तब तक हम क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर आगे नहीं बढ़ सकते। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नेंस होना चाहिए वो इंक्लूसिव होना चाहिए, एज वेल एज रिजल्ट्स इक्विटेबल होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब बड़े बड़े कंपनीज है, हो सकता है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ जाए, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी तो हैं, उनका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उनको हैंड होल्ड करके गवर्नमेंट को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड मैंडेट्स है उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ताकि इस सेक्टर में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। एंड प्रोग्रेस जो भी हो उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, और जो प्रोग्रेस वो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स के आधार पर हम मॉनिटर ना करें बल्कि उसमें चेंजेस लाए। जैसे किस प्रकार का जॉब्स क्रिएट हो रहा है उसको एनालिसिस करें, कौन उसे एसेस कर रहा है, साथ ही साथ इनोवेशंस प्रमोट हो रही है या नहीं हो रही है, कम्युनिटी रेजिलियंस स्ट्रेंथन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब पर फोकस करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड इसके लिए G20 कंट्रीज एक साथ मिलकर मल्टी मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं टू कोऑर्डिनेट जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स। और एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका ने जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क बनाया है, तो उस फ्रेमवर्क को आधार मानकर बहुत सारे देश उससे सीख सकते हैं कि उसमें क्या कुछ प्रोविजन है, अच्छे प्रोविजन है, तो उसे अडॉप्ट भी किया जा सकता है। क्या दिक्कत है, अडॉप्ट करने में सही चीजें अडॉप्ट की जा सकती है। ये सब बातें कही गई हैं। जो दूसरा एक्शंस लिए जाने हैं वो है आपको एडिंग डीकार्बोनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है ना जो काफी ज्यादा पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलीज करते हैं। जैसे आपका स्टील सेक्टर आप ले सकते हैं, सीमेंट सेक्टर ले सकते हैं, आयरन इंडस्ट्री सेक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये क्या कर सकते हैं, जो भी ये इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट को, तो जाहिर सी बात है अगर हम इन्वेस्टमेंट को एक सर्टेन दिशा दे दें कि जो इन्वेस्टमेंट है भाई साहब आप जो है क्लीन एनर्जी टारगेट्स जो कंपनीज करती हैं या गवर्नमेंट एफर्ट करती है उसकी तरफ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप प्रमोट करिए, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट कर रहा है या फिर वेरी लो कार्बन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है उस तरफ आप इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि हर देश के पास इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेस नहीं है, तो अगर नहीं है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्हें प्रोवाइड कर सकता है। पर ऐसे में जो आपके पीछे रह गए कंट्रीज हैं वो भी आगे आ सकते हैं और कंधे से कंधे मिलाकर वो भी हेल्प कर सकते हैं इन डिकार्बोनाइजेशन। और फिर यहाँ बताया जाता है कि जो डिमांड है, प्रोडक्शन है ग्रीन स्टील सेक्टर का वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें भी कोऑपरेट करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम G20 कंट्रीज की बात करते हैं तो 90% ऑफ ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन एज वेल एज 80% ऑफ द कंजम्पशन वो इन्हीं देशों में होता है। तो दैट्स वाई G20 का रोल काफी और ज्यादा बढ़ जाता है एंड वो फिर एडवांसमेंट करती है, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन करती हैं, तो फिर आपका जो ग्लोबल लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा प्रमोट होगा। एंड अगर हम जितना ज़्यादा लो कार्बन प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे हमारा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। तो जैसे क्या कुछ किया जाना चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उनके लिए क्लियर मैंडेट हो कि आप जो है ग्रीन स्टील ट्रांजिशंस में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करिए। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी से खरीदती है ना, प्रोक्यूरमेंट करती है। जैसे डिफेंस प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, तो स्टील की प्रोक्यूरमेंट की जाती है एज वेल एज वेरियस प्रोडक्ट्स की प्रोक्यूरमेंट की जाती है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव क्रिएट कर दे कि हम जो प्रोक्यूरमेंट करेंगे वो आपका ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट होगा, यानी कि वैसे प्रोडक्ट्स या कंपनी से हम प्रोक्यूर करेंगे जिन्हें ने रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से या फिर क्लीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बनाया है।
तो इससे भी कहीं ना कहीं डीकार्बोनाइजेशन का जो स्टेप है वो एक्सेलरेट होगा, एंड जो सेक्टर काफी ज्यादा पॉल्यूशन इमिट करते हैं हम उनको भी सही दिशा में ला सकते हैं एंड इमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री। एंड अगर हम तीसरे एक्शन की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी की बात है। जब भी हम कोई एक्शंस लेते हैं वहां पर ट्रांसपेरेंसी का होना काफी महत्वपूर्ण है। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, तभी ट्रस्ट बनता है, तभी भरोसा बनता है। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, डिस्क्लोजर मैकेनिज्म सेटअप कर दें ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन रिलेटेड डाटा, कि जो भी आपका नेशन है क्या वो एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या स्टेप्स लिया है, उसकी इफिशियंसी क्या है, इन सब पर पूरा एनालिसिस हो, डाटा गैदर किए जाए, तभी तो हम कंट्रीज को मॉनिटर कर सकेंगे। और उसके लिए हम G20 एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप्स या फिर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवा सकते हैं। तो इन कंक्लूजन क्या है कि बेसिकली हम क्लीन एनर्जी की तरफ काफी तेजी से बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ भारत ही अगर क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेगा तो हम क्या क्लाइमेट चेंज के मुद्दे से निपट सकते हैं? क्या हम डिकार्बनाइजेशन के एम को अचीव कर सकते हैं? क्या हम नेट जीरो इमिशंस के टारगेट को अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये सब मुद्दा ग्लोबल मुद्दा है एंड उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ग्लोबल कॉपरेशन करने ही होंगे। और उसके लिए G20 एक अहम प्लेटफॉर्म हो सकता है जो हमें इस रास्ते में मदद कर सकता है कोलैबोरेशन करने में, और हम इंक्लूसिव ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज इंक्लूसिव ट्रांजिशन कैन नॉट बी रन अलोन। हेंस G20 can take lead by acting together with collaboration, coordination, cooperation to reach नेट जीरो एमिशंस। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय नेट जीरो एमिशंस, आप हमें जरूर बताएं। और पंच अमृत के जो टारगेट्स है उसको याद रखिए, एज वेल एज आपका जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स पर आपको पकड़ होनी चाहिए, बिकॉज रिसेंट ट्रेंड प्रीलिम्स का यही बता रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसका इम्पैक्ट आपके एग्रीकल्चर पर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट आपका ग्लेशियर पर क्या होता है, सी लेवल पर क्या होता है। इस सब एंगल को ध्यान में रखकर आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपका आंसर्स के डायमेंशंस काफी बढ़ेंगे। एंड जितना आप डायमेंशंस को ऐड कर सकते हैं उतनी आपकी आंसर रिचनेस बढ़ेगी। दैट्स द कोर पॉइंट जो आपको ध्यान में रखता है। नाउ shifting our focus to second editorial discussion that will also be covered under GS paper 3 bilateral regional global groupings topic. So सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपको कंटेक्स्ट भी दिया था, अलेक्जेंडर का इन्वेजन 326 BC में हुआ था, और अलेक्जेंडर कहाँ का था, ग्रीस का ही तो था। तो हमारी जो रिलेशंस है ग्रीस के साथ वो डेफिनेटली काफी पुराने हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में ये रिलेशंस कहीं ना कहीं पीछे रह गए। जितना कॉपरेशन हम वेरियस यूरोपियन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, उतना कॉपरेशन हमने ग्रीस के साथ नहीं किया है। तो इस इश्यू को समझते हुए जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट भी करते हैं ग्रीस, और बहुत सारे कॉपरेशंस पर सहमति भी होती है। क्या क्या कॉपरेशंस पर बात होती है हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको ग्रीस का मैप दिखा रहा हूं। आपके सामने ग्रीस का मैप है, यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रीस आपका कंट्री है मेडिटेरेनियन सी में, और मेडिटेरेनियन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हर बार आपका क्वेश्चंस आता ही है। आप PYQ उठाकर देखिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एशियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, एड्रियाटिक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, आइलैंड्स क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको अपना पकड़ इस रीजन पर बना के रखना है। वेस्ट एशिया पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आज हम वेस्ट एशिया की बात नहीं करेंगे, आज हम एशियन सी एंड ग्रीस की बात करेंगे। तो ये जो आपको ग्रीस दिख रहा है जिससे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही है आपका कंट्री, है ना। और ग्रीस का कैपिटल आप याद करके बताइए क्या है, एथेंस, बिल्कुल सही जवाब। एंड ग्रीस के साथ कौन से बॉर्डर कंट्रीज फॉलो अप होते हैं, अल्बेनिया, मैकेडोनिया, बल्गेरिया एंड टर्की।
तो आराम से याद होगा आपको। बस आपको ध्यान से देखने हैं मैप को और उसको ट्रेस भी करना है, तो चीज़ें आसानी से आपके अंदर जाने लगेगी। और यहाँ पर आपको एजियन सी दिख रहा होगा, एजियन सी, ये देखिए एजियन सी के साथ कौन से देश बॉर्डर कर रहे हैं। यस यू आर राइट, देखकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ग्रीस, टर्की, बिल्कुल सही। एंड आप हमें ये बताइए कि ये क्रीट आइलैंड है, एड्रिएटिक सी कहाँ है, ये सब आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज दिस सेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको ये कंटेक्स्ट बताया और मैंने बताया बायलैटरल मीटअप अभी हुए हैं जस्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर साउथ अफ्रीका के बाद वो ग्रीस ही गए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कॉपरेशन से कितना पीछे है, क्योंकि 1983 के बाद कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ग्रीस नहीं गए। तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स, लैक ऑफ क्लोज स्ट्रेटेजिक टाइज। तो उसको ठीक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ही तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कॉपरेशन स्टेब्लिश करने पड़ेंगे, है ना। तो फिर अभी जो वहां पर विजिट हुई तो क्या कुछ मेजर आउटकम्स हुआ। तो पहली बात तो ये कि ग्रीस ने एग्री किया, दोनों देश के बीच एग्रीमेंट हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश किए जाएंगे, एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसका भी डायलॉग मैकेनिज्म को तैयार किया जाएगा, एज वेल एज स्किल्ड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा। एंड इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस ऑन द कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, इसको भी काफ़ी तेजी से एग्रीमेंट में लाने का, एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया जाएगा। एज वेल एज आर्टिफैक्ट्स के रिस्टोरेशन पर भी डिस्कशन हुआ। अब इसको आप समझिए, मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूँ। इंडिया के पास रिच कल्चरल एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज है, ग्रीस के पास भी है, क्योंकि ग्रीस भी तो काफ़ी एंशियंट सिविलाइजेशन रहा है। एंड कॉलोनियल पावर का प्रभाव इन दोनों देशों पर रहा। तो ऐसे में हुआ का कि भारत के या ग्रीस के जो भी आर्टिफैक्ट्स थे वो इलीगली दूसरे देश में एक्सपोर्ट किए गए, ठीक है। तो आखिरकार ये तो इन देशों का ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, कल्चर्स है, तो ये इनके पास होने चाहिए। तो इस दिशा में दोनों मिलकर कॉपरेट करेंगे और यूनेस्को के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ये जो आर्टिफैक्ट्स जो देश के बाहर चली गई है उसको वापस इंडिया में लाया जाए। एंड ऑल्सो जो स्ट्रेटेजिक टाइज है, इसमें आपका जियो पॉलिटिकल फोकस भी होगा, जियो पॉलिटिकल फोकस रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। जैसे ग्रीस एक समय चाइनीज इन्वेस्टमेंट के दबाव में था, इतना ज़्यादा वहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट हुई कि लगभग वो ओवर इन डेप्ट हो गया। एंड दैट्स वाई उसको जब पता चला कि भाई साहब ये हमने क्या किया, तो अब अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। एंड इंडिया कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस एज वेल, बिकॉज दोनों के इंटरेस्ट भी मैच करते हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल एरिया पर बात करें, ठीक है। तो दैट्स द मेन पॉइंट। एंड ऑल्सो जो आपका ग्रीस का रिलेशन है तुर्की के साथ, वो भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि मैंने आपको मैप में दिखाया ना, ये आप देखिए ग्रीस बॉर्डर करता है तुर्की के साथ, तो जो रिलेशन है वो फिट नहीं बैठता है। एंड ऑल्सो ग्रीस इजराइल एंड सिप्रस के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन किए हुए है, और भारत भी इन देशों का रिलेशंस अच्छे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी आप देख सकते हो दिल्ली और अंकारा टेंशंस, तुर्की का जो बयान आया था कश्मीर को लेकर, तो भारत और तुर्की के बीच रिलेशंस वैसे भी सही नहीं दिख रहे हैं। तो फिर इन देशों का कॉपरेशन ग्रीस और इंडिया का वो हमें देखने को मिल सकता है। और इतना ही नहीं, मेरी टाइम सिक्योरिटी के मामले में दोनों के भी इंटरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा हिस्ट्री की बात करें इंडिया की, तो वन ऑफ द कोर स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया वाज मैरीटाइम पावर्स, ठीक है। ग्रीस का भी मैरीटाइम पावर्स था, इंडिया का भी है, लेकिन अभी आप देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज इंडियन ओशियन में हमें देखने को मिलते हैं। तो कॉपरेशन के माध्यम से इन सब एरियाज पर भी फोकस होगा। तो कहा जा रहा है कि मौका है, एज वेल एज हमारे फेवर में सारे रिस्पॉन्स निकल कर आ रहे हैं। तो आखिरकार इन फेवरेबल विंड्स का इस्तेमाल करके हम अपने कॉपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं।
So that's the core point of this article. Hope you understood in great detail. मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में विद न्यू टॉपिक्स. आपको कैसा लगा लेक्चर जरूर बताएं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. So friends, thank you.